नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब 12th फेल की। दोस्तों, यह शून्य से शिखर तक की कहानी है एक 12th फेल आईपीएस अफसर की। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था, उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने लाइब्रेरी के मालिक जगदीश तोमर के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहां मेरी ईमानदारी की कद्र न हो वहां मैं काम नहीं करूंगा। तोमर जी ने जोर से ठहाका लगाया। मनोज समझ नहीं पाया कि उसकी इतनी गंभीर बात पर भी तोमर जी क्यों ठहाका लगा रहे हैं। तोमर जी ने मनोज से कहा, हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज। जीवन भर उन्होंने 100-100 रुपये की साड़ी बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की तो परख है, पर आदमी की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। जाओ, निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तोमर जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बड़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, मैं पीएससी में सिलेक्ट होना चाहता हूँ। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर अब नहीं रहा और इसीलिए मैं अब लाइब्रेरी में काम तो नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। मनोज की इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को मनोज की यह बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद अधिक लग रही थी। तोमर जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। तोमर जी ने कहा, मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तरफ दिख रही है। कुछ देर रुककर तोमर जी ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तरफ दिखाई देती है। मनोज तोमर जी की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तोमर जी उसकी तुलना भगत सिंह से करेंगे। तोमर जी के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर गया। 10 दिन बाद जब पांडे मनोज को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी पहुंचा, मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद जी कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद जी ने बताया कि मनोज तो 10 दिन पहले ही लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। कहाँ गया है? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है, लेकिन मनोज ने 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद लाइब्रेरी छोड़ दी थी। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी, जिस पर मनोज का नया पता लिखा था। घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। पांडे ने अपनी साइकिल घोसीपुरा की ओर मोड़ दी। आटा चक्की के पास पहुंचकर पांडे समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए से ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफेद बनियान और लाल रंग का पेंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफेद आटे में लगभग नहा गया था। पांडे ने लड़के के नजदीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नजदीक जाकर पांडे ने देखा कि आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही है। मनोज को इस तरह चक्की पर काम करते देख पांडे चौंक गया। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। पांडे चक्की के भीतर चला गया। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। उसने लगभग 4-5 बोरी गेहूं पीसने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। आधा घंटा अपना काम करने के बाद उसने अपने शरीर और बालों से आटा साफ किया और पास ही खूंटी से टंगी शर्ट पहनी और दुकान के बाहर आ गया। उसने दुकान बंद की, उसमें ताला लगाया और पांडे के साथ साथ चलने लगा। मनोज ने पांडे से कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े
मनोज के साथ चलता रहा। तंग गलियों में से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा ही था। मनोज ने कमरे की लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर मनोज का गद्दा बिछा था। आले में उसकी किताबें रखी थी। कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन रखे थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था। पांडे स्टूल पर बैठ गया। मनोज जमीन पर बिछे अपने गद्दे पर बैठ गया। कमरे में खामोशी बनी रही। पांडे बस नजर भरकर मनोज के कमरे को देख रहा था। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 250 रुपये है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे सस्ते में यह कमरा दे दिया रहने को। बहुत भले व्यक्ति हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है पांडे जी। उन्होंने तो अपनी पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे आटा पीसने का काम है, जिसके लिए 500 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कभी कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाज़ा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ ही दी, पांडे ने मनोज से कहा। मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी चाहिए। पांडे ने अचानक मनोज की आवाज़ में भारीपन महसूस किया। पांडे ने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा था। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे। समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में डूब जाता है। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज मैं अब चलता हूँ। पांडे और मनोज बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थी। कुछ देर और पांडे का साथ मिलने के लालच में मनोज पांडे के साथ साथ गली के मोड़ तक जाने लगा। पांडे भी साइकिल पर ना बैठकर पैदल ही साइकिल हाथ में लिए मनोज के साथ साथ चलता रहा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने पांडे से कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे कुछ सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकेंड उसी चिंतन की अवस्था में साइकिल पकड़े रहने के बाद पांडे ने मनोज से कहा, मनोज एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुरा और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने मनोज की इस बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, मेरी अपने घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एजी ऑफिस के पास एक पीली कोठी है। उसमें 10-12 कमरे हैं, जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए से रहते हैं। दतिया का एक मेरा दोस्त गुप्ता और जगमोहन भी वहाँ रहता है। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता था। पांडे ने एक बार फिर उसकी जटिल समस्या का सरल समाधान निकाल दिया था। मनोज ने पांडे से कहा, पर मेरे पास किराए के पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर पांडे बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया।
2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसीलिए कहा जाता है कि यह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे, जिस कारण पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल रहता था। मनोज घोसीपुरा से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का नया विज्ञापन आ गया। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में मनोज सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 2 महीने मनोज और पांडे ने पीएससी प्रीलिम्स की अच्छी पढ़ाई की। परीक्षा के बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार किए बिना मनोज और पांडे मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में मनोज और पांडे का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज ने इस प्रीलिम्स की 4-5 महीने बहुत मेहनत से तैयारी की थी। पीली कोठी में अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह गहरी निराशा से भर गया। 4-5 दिन उसे होश नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। मनोज के सीनियर सुदीप की यह प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। उन्होंने जब मनोज को दुखी देखा तो समझाया, मनोज, पीएससी की तैयारी में इस तरह की असफलता स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें असफलता से घबराना नहीं है। बस यह पता लगाना है कि असफलता का क्या कारण है। कारण हमेशा एक ही निकलेगा कि हमारी पढ़ाई में कमी रह गई है। तुम्हें फिर से मेहनत का संकल्प लेना है, फिर अपनी कमियां पहचान कर उन्हें दूर करना है और हमेशा जूझते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। सुदीप को सुनकर मनोज भी यह समझ गया था कि पीएससी की राह उतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोज के पिता पर हाई कोर्ट ने कृपा कर दी थी और उन्हें बहाल कर दिया था। मनोज के पैसे की समस्या अब कम हो गई। प्रीलिम्स में फेल होने के बाद उसने इस साल फिर से अच्छी तैयारी कर ली थी। उसे उम्मीद थी कि इस साल वह प्रीलिम्स जरूर क्लियर कर लेगा। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्च में कटौती के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया। पीली कोठी के लड़के मनोज के कमरे पर आज की इस खबर से दुखी बैठे थे और भविष्य की प्लानिंग पर बात कर रहे थे। सुदीप ने कहा, तुम लोगों को अब आईएएस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए संघ लोक सेवा पर फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय और सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है, पर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आईएएस, आईपीएस की तैयारी करना दिवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस या आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। सुदीप का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को अपनी पढ़ाई के स्तर से बहुत आगे का लगा। आईएएस की परीक्षा पास करना वहां के लड़कों की कल्पना से बाहर था। सुदीप ने लड़कों को प्रेरित किया, मैं जानता हूं कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करोगे तो आईएएस कोई बहुत कठिन नहीं है, वहां कोई आसमान से लड़के नहीं आते। मनोज का खोया आत्मविश्वास सुदीप की बातें सुनकर लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस किया और सुदीप से कहा, यह सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। भय और आशंका तो लड़ाई में रहती ही है, यह नहीं रहे तो लड़ाई कैसी। इसीलिए अब कुछ भी हो जाए मैं आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा देने और दिल्ली कोचिंग करने जरूर जाऊंगा। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव से एक मजबूत संकल्प सभी लड़कों के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज की हंसी उड़ाते हुए उस पर व्यंग किया, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर ही नहीं हुई, चले आईएएस बनने, आईपीएस की परीक्षा क्लियर करने। दिन में सपने देखना छोड़ दो मनोज, आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए बनना असंभव है। लेकिन मनोज दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया था। भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली के लिए पैसा एकत्र करना मनोज की बड़ी समस्या थी।
मनोज ने दिल्ली जाने के लिए पैसों की उम्मीद से अपने पिता को फ़ोन किया। पिता ने मनोज से कहा, ये अब मेरा रुका पैसा नहीं दे रहा, डिप्टी डायरेक्टर को तो मैं देख लूँगा, ऐसी जगह फंसाऊंगा कि याद रखेगा ये। सस्पेंशन के समय पिता का मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ कर दिया गया था, पर पिता एक जगह टिके रहने की अपनी आदत के कारण झाबुआ नहीं गए थे। इस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनके सस्पेंशन का 1 साल का आधा वेतन भी रोक दिया था। मनोज ने अपनी माँ से दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये मांगे। माँ ने किसी तरह जेवर गिरवी रखकर पंडित कालीचरण से रुपये उधार लेकर मनोज को दे दिए। मनोज और पांडे सपनों और उम्मीदों से भरी दिल्ली पहुंच गए थे। दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रिक्शे से मुखर्जी नगर के लिए निकल पड़े। बोरियों में भरे किताबें लिए दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकतावश और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे IAS कोचिंग सेंटर के बोर्ड को देख रहे थे। मुखर्जी नगर दिल्ली शहर की एक सामान्य कॉलोनी न रहकर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे देश के तमाम युवाओं की कर्मभूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है मुखर्जी नगर। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th फेल बुक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।